नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। इस वक्त मेरे साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मिस्टर अपूर्व चंद्रा यहाँ पर हैं और हमें उन्हें समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इटसेल्फ इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड द राइट काइंड ऑफ मैसेजिंग जो लोगों तक पहुँचे। पहले तो सर, इस मिनिस्ट्री में जब से आपने कारभार संभाला है, किस तरीके के मैंडेट के साथ आप आए हैं, क्या करना है इस मिनिस्ट्री में और दैट वी इम्प्रूव ऑन आवर करंट सिस्टम सर? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मैं देखता हूँ, इट इज़ अंडरगोइंग अ बिग चेंज। जी सर। पहले हम केवल प्रिंट मीडिया होता था और अब डिजिटल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया है। फिल्म्स के अंदर भी अब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जी। और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल आ गया है। तो इस सब के परिप्रेक्ष्य में हमें कैसे अपने कम्युनिकेशन, एक तो जो है गवर्नमेंट के भी जो हमारे अचीवमेंट्स हैं या जो हम काम कर रहे हैं उसको हम कैसे पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ जो एक नरेटिव जो कई बन जाते हैं, कुछ चीज़ों पे लोग विश्वास करते हैं जबकि उस पर तथ्य नहीं होता। अब आजकल आम आप देखते हैं कि चीज़ें फॉरवर्ड होती रहती हैं और लोग उस पर विश्वास करते हैं, तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और बाकी जो फिल्म्स वगैरह हैं और बाकी जो हमारे इस तरह के सेक्टर्स हैं, अब आप देखेंगे कि अब AVGC का एक बहुत बड़ा सेक्टर अपने आप आ रहा है, उसके ऊपर अब कैसे हमें आगे बात बढ़ानी है। और OTT ये एक जो है एक अब नई चीज़ अब शुरू हुई है। जी बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आपने कहा। आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू दैट और इन अ बिग वे हम इस इंडस्ट्री में और इस सेक्टर में देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात की सर। एक तो गुड कंटेंट, मीनिंगफुल कंटेंट लोगों तक पहुंचाना और गलत कंटेंट का वहीं पर रोकथाम करना, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए। तो क्या एग्जैक्ट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर काम चल रहे हैं, कैसे हम इसको कर्ब करें, उस पर सरकार के क्या विचार हैं? सरकार ने इसी वर्ष में फरवरी के महीने में डिजिटल मीडिया रूल्स निकाले, जिसके अंदर जो है कुछ रोल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मेटी का, और कुछ रोल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है। तो कंटेंट जहाँ पर भी आता है उसमें रोल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय का है। हमने एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी भी बनाई है जिसमें OTT के ऊपर कैसे हम कंटेंट को देख सकते हैं कि कोई अनपेक्षित कंटेंट ना जाए। इसको अभी तक हमने कंप्लेंट बेस्ड ही रखा है, 3 लेवल का स्ट्रक्चर है उसमें, और ज़्यादा करके हमारी अपेक्षा यही है कि लोग सेल्फ रेगुलेशन में उसमें काम करें। जो पब्लिशर है कंटेंट का, वो खुद ही अपने आप से अगर कंप्लेंट आती है तो उसका निराकरण करे। अगर नहीं कर पाता तो एक जो है सेकंड लेवल में वो भी पब्लिशर्स की आपस में बनाई हुई एक संस्था हो और एक्सपर्ट्स की, वो उस पर निर्णय लें, और नहीं हो पाता तो फिर जो है मंत्रालय पे आए। ओके। तो काफ़ी कंसल्टेटिव अप्रोच रखी है शुरुआत से सर, जिसमें पहले ही रिजोल्यूशन आ जाए अगर नहीं कुछ होता है तब। और हमारा अनुभव ये है कि बहुत सारी चीज़ें 99% चीज़ें अपने लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाती हैं, मंत्रालय पे बहुत कम आता है। ओके सर, अभी हाल ही में IFFI बड़ा प्रोग्राम है, फिल्म फेस्टिवल, पूरे दुनिया इसको देखती है, कंक्लूड हुआ। किस तरीके का आपको इस बार रिस्पांस दिखा? ऑफकोर्स ये पिछले 2 वर्ष कोविड की वजह से थोड़ा सा ट्रैवल कम हुआ, पिक्चरें भी कम बनी, प्रोडक्शन भी कम हुए, बट OTT प्लेटफॉर्म जैसे आपने कहा वहाँ पर बहुत एक्शन दिखा। बट अनुभव कैसा रहा सर, और आगे किस तरीके की क्यूज़ मिले? हमने देखा ज़रूर इंडिया से उम्मीद अब की जा रही है कि हम बढ़िया कंटेंट बनाएं, बल्कि इंडिया ने बहुत सारे देशों को कहा है आप आइए और यहाँ पे कंटेंट बनाइए, भारत के लिए कंटेंट बनाइए। क्या विचार है और किस तरीके का रिस्पांस मिला सर? एक तो जो हमने इस बार का IFFI है वो भारत के 75 वर्ष जो स्वाधीनता के हुए हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में किया गया टू सेलिब्रेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, अमृत महोत्सव। और हमारे नए मंत्री महोदय अनुराग ठाकुर जी आए हैं, वो भी यंग एनर्जेटिक है, तो ही वांटेड दिस IFFI टू बी मोर यूथफुल एंड एनर्जेटिक। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बहुत नया अभिनव कार्यक्रम जो किया वो कि 75 क्रिएटिव माइंड्स जी, कि हमने पूरे देश भर से कॉन्टेस्ट करके जो 75 लोग जो प्रतिभाशाली युवक युवती हैं और जो इसमें फिल्म के एरिया में जो प्रतिभा दिखा रहे हैं उनको सिलेक्ट किया गया, उनको गोवा में बुलाया गया, उनको अवसर दिया गया कि वर्ल्ड के और देश के जो बेस्ट टेक्निकल और फिल्म प्रोडक्शन के और एक्टिंग के लोग हैं उनसे उनका संपर्क कराया जाए और इनको एक लेग अप दिया जाए कि आगे जाके ये देश का नाम रोशन कर सके। साथ ही इस बार हमने पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स को इसके अंदर जोड़ा जी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। और जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि OTT का यहाँ बहुत अब कोविड के अंदर देखा कि OTT बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो इस बार जो है हमने सारे ही OTT प्लेयर्स वहाँ पर थे
उन्होंने मास्टर क्लासेस ऑर्गेनाइज करी, कुछ ने अपने प्रीमियर शोज किए, तो तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर हुई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया से उभर कर आ रही है। जी हाँ, और यही अब इसका उद्देश्य है कि हम कंटेंट यहाँ पर बढ़ाएं, और इस बार फिर हमने जो है पहली बार जो अपनी ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी थी थोड़ा उसे कॉमर्शलाइज भी किया। बिल्कुल वंडरफुल सर। बट किस तरीके के आपको व्यूज़ मिलते हैं जब इंडिया को देखा जाता है एज अ डेस्टिनेशन टू ग्रो गुड कंटेंट? क्या तकलीफ है अभी, क्या कंसर्न्स है जो आप एड्रेस करेंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू सर? कंटेंट में एक तो यही है कि हम जैसे अपना जो कंटेंट बनाते हैं उसको बाहर ले जाना, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, और उसमें जो है काफ़ी पैसे की लागत होती है जी। कोई भी चैनल अगर आप बाहर लेके जाते हैं, सपोज आपको यूएसए, यूरोप में, यूके में अगर दिखाना है, तो उसका पर मंथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही मेरे ख्याल से 8 से 10 करोड़ रुपए आ जाती है। तो वो एक तो वो चैलेंज रहती है। तो अपने कंटेंट को आप कैसे वहाँ पर ले जाएं वो एक है, और फिर वो जो कंटेंट है वो अपीलिंग जो है बाहर की पब्लिक के लिए भी अपीलिंग होना चाहिए, केवल हमारे देश के लिए नहीं होना चाहिए। तो वो भी चैलेंजेस है। पर जैसा देखा गया है कि एवीजीसी जो सेक्टर है अपना, एनिमेशन, वीडियो गेम्स और कॉमिक्स और वर्चुअल रियलिटी, इसमें भारत बहुत अग्रसर है। हॉलीवुड की भी मेरे ख्याल से जो अधिकांश पिक्चर हैं, ऑलमोस्ट 50 से 60% पिक्चर जो उसपे एनिमेशन का और जो काम होता है वर्चुअल रियलिटी का, वो भारत में होता है। वाओ, ये बात बैंगलोर में और मुंबई में। और ये एक इतना बड़ा ग्रोथ सेक्टर है। आजकल कोई भी पिक्चर में 30 से 40% उसमें एनिमेशन या वर्चुअल रियलिटी रहती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो प्रॉस्पेक्ट स्ट्रांग है, इंडिया में इतना काम हो रहा है सर, ये इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। उसको ग्रो करने के लिए क्या सपोर्ट सरकार देगी यहाँ से उन्हें? इस पे माननीय मंत्री महोदय ने भी CII से, फिकी से और बहुत सारे प्लेयर से उन्होंने भी बैठक करी है। हमारी भी बैठकें जारी हैं मुंबई में, यहाँ पर। और हम इस पे चाहते हैं कि हम AVGC के अंदर आगे इसको बढ़ाएं, इसको जैसे भी एक नई पॉलिसी लेकर आएं AVGC के बारे में, और कुछ हम अपने सेंटर्स बनाएं। तो ये हमारा बहुत इसमें, और इंडस्ट्री को लेके साथ में बनाएं। बिल्कुल सर, इंडस्ट्री के लिए ये बिजनेस, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट जो कंट्रीब्यूशन GDP के लिए इस वक्त देता है, क्या पोटेंशियल है जो दे सकता है? कमर्शलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या कुछ टारगेट्स है मिनिस्ट्री ने रखे हैं? अभी CII का बिग पिक्चर समिट हुआ था, जिसमें जो है ये कहा गया कि हमारा जो आज मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो भारत में जो हमारा टर्नओवर है वो अबाउट $27 बिलियन है। इसको बढ़ा के हमें 55 से 70 बिलियन डॉलर ले जाना है 2030 तक। पर उसमें इन्होंने कहा कि हम जो है उस पर 8-9% की ग्रोथ देख रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि अगर हम भारत की ग्रोथ अगर 8-9% देखते हैं तो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ उससे अधिक ही होनी चाहिए। और हमें $100 बिलियन तक का टारगेट करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल कर सकते हैं अच्छा मीडिया कंटेंट बना के, और बाकी जगह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसे करके, केवल भारत को ही मार्केट ना देख। ओके सर, एक और चीज़ जो हमने देखी अभी, ट्राई हैज़ कम अप विद NTO 2.0। आप कैसे देखते हैं मिनिस्ट्री का यहाँ पर रोल, और क्या एप्रीहेंशंस हैं यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स के ज़्यादातर, और उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? ट्राई देखिए एक रेगुलेटर है और क्वासी जुडिशियल बॉडी है। उन्होंने NTO 1.0 किया था, उस पर कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ अपना उनके मत थे और वो कंसर्न्स थे, और वो लिटिगेशन में है। हाई कोर्ट में गया, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी केसेस चल रही हैं। NTO 2.0 आया है, उस पर भी अभी कंसर्न्स है, पर ये तो अब क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी और जुडिशियल फोरम में है। जी, बट सर आई थिंक मिनिस्ट्री इस फेवर में है कि एक मेंबर ट्राई में। जी हाँ, ये हमें लगता है, क्योंकि और इसमें ट्राई ने भी हमसे नाम मांगे हैं कि हम कोई वहाँ पर नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हम जो है कुछ सुझाव दें। ओके, तो वो सर उस पर वो भी कंसिडरेशन में। सर एक आपने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल भी शुरू किया, क्या रैशनल है सर, और किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है उस पर? क्या चाहते हैं वहाँ से? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल अभी हमारा जो है शुरू होना है। आपने अनाउंस किया कि हमने कहा था कि लगभग 3 महीने में हम इसे कर लेंगे। तो ये आज हमारा मंत्रालय बहुत सारी परमिशंस देता है। कोई भी जो है चैनल है, लगभग 800 चैनल देश में है, तो वो उनकी अपलिंकिंग की, डाउनलिंकिंग की, कौन से पोर्ट पे जाएंगे, कैसे उनका लोगो होगा, कौन सी लैंग्वेज होगी, उनके डायरेक्टर्स की, हर चीज़ की परमिशन हम देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम जो है ऑनलाइन करें, जिसको हम सुचारू रूप से कर सकें। जो एप्लीकेंट है उसको दिख सके कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, किस प्रोसेस के अंदर है, कौन सा उनका कागज़ आ गया, और हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे कि हम बार बार उससे वो कागज़ ना मांगे, एक बार हम पे आ जाए तो वो दोबारा में मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये उसका उद्देश्य है, जिससे कि
ये सरल थोड़ा तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए। जी। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है एफएम के, उसमें बहुत विलम्ब लगता है, तो उसको भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से भी उसके अंदर हमने चर्चा करी है। उनका भी एक पोर्टल है, उसको और हमारे ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को हम अलाइन करें, जिससे कि दोनों में सामंजस्य रहे और हमें जल्दी परमिशंस मिल सके। ओके, तो ये 3 महीने पहले आपने अनाउंस किया लॉन्च होगा, इसका सर कब तक हम इसमें एक्शन देखेंगे? हमारी अपेक्षा है कि हम मार्च वगैरह तक लॉन्च कर सकें। मार्च तक लॉन्च कर सके। ओके, उद्देश्य आपने बताया ऑफ कोर्स इससे कि सिंप्लीफिकेशन हो जाए, सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन मेनी नेटवर्क्स। सर हमेशा ये रहता है कि इंडिया में अगर कोई और लाइसेंस लेना चाहे यहाँ पर, अगर अपनी न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कितना डिफ़िकल्ट या आसान है और किस तरीके की उसकी प्रोसेस है सर? उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। कुछ बड़े कंपनीज फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट किया, आपने एफडीआई ओपन अप किया है। देखिए, एफडीआई की परमिशन तो अभी जो न्यूज़ के लिए है उसमें जो है 26% तक का है, और वो भी गवर्नमेंट रूट के ऊपर है जी। तो ये अभी लागू किया गया है, और जो न्यूज़ पोर्टल से उनसे हमने कहा है कि तुम अगर मतलब जिन्होंने भी अधिक था तो वो 26% की इक्विटी पे आए, और जिनका 26% तक भी है तो वो जो है गवर्नमेंट रूट में अपना अप्रूवल लें कि जिन्होंने एफडीआई किया हुआ है, तो वो प्रक्रिया अभी चालू है। और बाकी तो जो एप्लीकेशंस आती है उनको जल्दी ही निपटारा किया जाता है, कोई उसमें बहुत दिक्कत का काम नहीं है। आपको लगता है सर यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है, और ग्रोथ की गुंजाइश है इंडिया में? पर इंडिया में आप देखेंगे कौन सी चैनल नहीं है, हर तरह की चैनल्स यहाँ पर चालू ही हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर मिडिल ईस्ट की भी चैनल चालू है, यूरोप की भी है, अमेरिका की भी है, सभी चैनल्स चालू हैं। बिल्कुल। सो इंक्रीजिंगली ग्लोबल। तो ऐसा कोई मतलब कि हमारे यहाँ एप्लीकेशंस पेंडिंग हो बहुत, ऐसा तो कुछ है? बिल्कुल। सर एक प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म, क्योंकि ये बड़ा अच्छी एक सेक्टर है जो उभर के आ रहा है, उसके लिए आप कैसे काम करें और क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? फिल्म टूरिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के सचिव और मैं भी, हम दोनों मुंबई गए थे, और वहाँ पर जो है 10 राज्यों के सचिव भी आए थे, और उन्होंने पूरा फिल्म इंडस्ट्री के आगे अपनी, हर राज्य ने क्या फिल्म की पॉलिसी बनाई हुई है, कि कैसे वो जो है क्या इंसेंटिव देते हैं, कैसे वो परमिशंस देते हैं, और कौन उनके नोडल ऑफिसर है, इस तरह के उन्होंने सबने प्रेजेंटेशन किए 10 राज्यों ने। और फिर फिल्म वालों ने भी उनसे जो है अपने सवाल जो भी था कि उन्हें और उसमें क्या अधिक जानकारी चाहिए, वो सब बात करी। और साथ ही हमारा एनएफडीसी का फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस है जी। तो एनएफडीसी का फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस का जो बनाया गया था लगभग 5 वर्ष पहले, उसका काम ही ये है कि इंटरनेशनल जो फिल्म्स यहाँ पर आती हैं, जो फिल्म करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करना, और भारत पे भी फैसिलिटेट करना। तो इस सब प्रक्रिया को कैसे और सुचारू बनाया जाए और हम उसे कैसे आगे बढ़ाएं, ये उसका उद्देश्य है। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि थिएटर्स, हमारे यहाँ थिएटर्स भी बहुत कम है। हमारे यहाँ संख्या लगभग 8000 के आसपास है, जबकि चीन में ये संख्या 70,000 के ऊपर है। तो उसमें जो परमिशंस लगती हैं वो भी हम सुचारू रूप से दिलवा सकते हैं। बट सर थिएटर्स का कहीं ना कहीं लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई ये OTT प्लेस के माध्यम में, जब हम देख रहे हैं कि स्पेशली लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि शायद ऑनलाइन माध्यम बनेगा एज अपोज टू बिग थिएटर्स, कॉस्ट भी बढ़ती है वहाँ पर, तो इंडस्ट्री कैसे देखे आगे इस मल्टीप्लेक्सेस या थिएटर की बात करें? तो ये इंडस्ट्री की डिमांड है कि हमें थिएटर्स बढ़ाने। इनफैक्ट मेरे को खुद ही अचरज हुआ कि आजकल तो सब ऑनलाइन चल पड़ा है, पर इंडस्ट्री वाले ही कह रहे हैं कि थिएटर्स की बहुत ज़रूरत है, और जो थिएटर बनाने वाले हैं वो कंपनी कहती है वो चाह रहे हैं बनाना जी। बट आप OTT प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के रेगुलेशंस आएंगे सर? क्योंकि INB पॉलिसी में वो फैक्टर इन करना ज़रूरी है, द ग्रोथ एट द पेस एट विच दे आर ग्रोइंग, और काफ़ी कुछ ऑनलाइन है तो बहुत उसमें कुछ चीज़ों को कर्ब कर पाना या उस पर नियंत्रण रख पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जो अभी फरवरी 2021 में जो नियम आए हैं डिजिटल मीडिया के, वो ही OTT के नियम है, और उसके पहले कोई नियम नहीं था जी। और जैसा मैंने बताया कि अनुभव यही है कि पहले कोई भी नियम ना होने की वजह से कोई भी कहीं भी इनके खिलाफ केस वगैरह कर देता था या कुछ होता था। अब ये नियम आने की वजह से नियम बन गए हैं, और OTT प्लेयर्स मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि अब इन नियमों को बने हुए फरवरी से लेकर अब आज दिसंबर हो गया, तो लगभग 10 महीने का कालावधि हो गई है, पर ऐसा कोई मेजर कोई इशू नहीं आया, एंड इट इज गोइंग प्रीटी वेल। ओके,
पायरेसी एक अनदर एरिया ऑफ कंसर्न है। आई एम श्योर सर आप दिन रात सुनते होंगे, उस पर भी कंसर्न जो लोग उठाते हैं, उसको कैसे रोका जाए, उस पर कुछ नए नियम, कुछ नए तरीके अपनाएंगे? पायरेसी के ऊपर एक तो हमारा सिनेमेटोग्राफ एक्ट बिल है जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें भी जो सिनेमा थिएटर के अंदर जो कैमरा से अगर कोई शूटिंग करता है उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविज़न डाला गया है। और बाकी तो पायरेसी वैसे कॉपीराइट एक्ट पे कवर होता ही है। और इंडस्ट्री के साथ हमने ये भी तय किया है कि अगर कोई चीज़ें वो बताते हैं कि यहाँ पर पायरेसी हो रही है या ये वेबसाइट है, तो उसके अंदर हम उनको जैसी मदद लगती है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वी विल टेक। ओके सर, मिनिस्ट्री जिस तरह से हर डायरेक्शन में जा रही है, कोशिश कर रही है ये इंडस्ट्री अब आगे बढ़े, सोशल मीडिया का जो रोल है, तो अगला 10 वर्ष अगर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू देके चलें तो M&E इंडस्ट्री, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स, ग्रोथ, आपने नंबर ऑफ कोर्स बोला कि आप चाह रहे हैं कि वो बढ़ के हो, बट एग्जैक्टली ग्रोथ ड्राइवर्स उसके लिए क्या होंगे? कहाँ से आपको इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए सर इस सेक्टर में जो ग्रोथ की तरफ लेके जाए? ग्रोथ तो देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्योंकि कंटेंट है, सबसे बड़ी चीज़ है कंटेंट। और देश में कंटेंट हमारा बढ़ता जा रहा है और बहुत नया नया कंटेंट बन रहा है। अब कल ही हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे जो AVGC वगैरह के थे, वो कह रहे थे कि अब जो है वो बच्चे आते हैं मुंबई में, वो सीखते हैं और फिर हम उनसे कहते हैं तुम वापस चले जाओ। वो कह रहे थे कि सीहोर, होशंगाबाद, इस तरह की जगह पे वो वापस जाते हैं और वहाँ से वो कंटेंट, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है, अपने घर पे रहते हैं और वहाँ कंटेंट बना के फिर अब आज इंटरनेट हो गया, ब्रॉडबैंड उपलब्ध हो गया, वहाँ से मुंबई भेज देते हैं और वहाँ मुंबई में वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत है। और इंडिया में क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होनहार हैं और उनको राइट अगर हम जो है उनको स्किल दें तो ये वाला सेक्टर बहुत ही उभर के आ सकता है। और जैसा कल भी बताया जा रहा था कि वो हमारे को फिकी वाले प्रेजेंटेशन कर रहे थे कि US के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर मीडिया एंटरटेनमेंट इज़ प्रॉब्ली नंबर 3। तो और हमारे यहाँ भी इसलिए इसका बहुत पोटेंशियल है कि हम इसको बढ़ा सकें। और हमारे यहाँ हमारी कल्चर बड़ी रिच है, वी हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। 100% एंड आई थिंक वो एक एरिया है जिसमें आपने जैसा कहा बहुत अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। कंटेंट क्रिएटिंग में हम काम कर रहे हैं सर। इसी बात पे जो आप कह रहे हैं कि स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें अच्छे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर देखने होंगे, आई थिंक उसकी भी एक कमी है। आपको लगता है यूनिवर्सिटी से टाई अप होके कुछ अच्छे कोर्सेज की तरफ फोकस किया जाए, वहाँ पर मिनिस्ट्री का क्या रोल होगा? मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कार्यरत है और वो मेरे ख्याल से लगभग 1 लाख बच्चों को उन्होंने उन पर ट्रेनिंग दी है। और साथ ही AVGC का नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, वो भी बनाने के लिए हमारी इंडस्ट्री से चर्चा चली रही है। और कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्राइवेटली भी आजकल जो है काफ़ी इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही जो FTI जो हमारे हैं उसको भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और उस पर भी कैसे मीडिया इंडस्ट्री के साथ हम कोलैबोरेट कर सकें वो हमें देखना है। सर ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में आपको लगता है अपॉर्चुनिटी है? कुछ बाहर के बड़े बैनर्स या बाहर के बड़े इंस्टीट्यूट्स इंडिया में एज एन एक्सचेंज प्रोग्राम बच्चे भेजें, हम यहाँ से भेजें या हम यहाँ सेटअप करें, मे बी देयर फ्रेंचाइजीज इन इंडिया? येस, दैट ऑल्सो इज डेफिनेटली द बिग अपॉर्चुनिटी। और हमारे यहाँ कुछ तो मेरे ख्याल से FTI विस्ली बोर्ड्स भी मैं गया था, इनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते भी हैं और कुछ लोग आते हैं यहाँ से भी जाते हैं। बट डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। क्या बातचीत हो रही है सर इस पर, कुछ आगे बढ़ाने की तरफ फोकस है? जी हाँ, बात चल रही है, मतलब कई बड़े इंस्टीट्यूट है और लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी है। ओके सर, लाइव परफॉर्मेंस थिएटर्स, नॉट मल्टीप्लेक्सेस बट आई एम टॉकिंग ऑफ ड्रामा, ये एरिया बिकॉज अगेन हम देख रहे हैं मर्ज होके बढ़ सकता है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है पिछले सालों में, लोगों को करियर अब इस पर बन रहा है। वहाँ पर आप क्या देखते हैं अपॉर्चुनिटी एज अ कंट्री? वी कैन आई मीन वी हैव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उस तरफ कुछ जी बट बिकॉज आप एक साथ हैं, यू वर्क इन टैंडम, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको लगती है, दिख रही है? ये तो सबसे अपीलिंग और अट्रैक्टिव एरिया है क्योंकि नाटक हमेशा ही हमारी ट्रेडिशन बड़ी रिच है इसमें और हमेशा से ही हम करते आ रहे हैं। रामलीला की ट्रेडिशन कब से चली आ रही है जी, तो इसमें अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। और जैसा जैसा क्योंकि इसमें अगर ये बढ़ता है तो उससे उसी का कंटेंट भी हमें मिलता है जो हम टीवी पे और बाकी जगह भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो इसमें हर तरह से ही लाभ। एक आखिरी सवाल सर, फिल्म्स और फिल्म्स का जो एक यूफोरिया है इंडिया में और उसी की चीज़ बाहर भी हम देखते हैं, फिल्म टूरिज्म की आपने तो ऑफकोर्स बात की, बट आप इंडस्ट्री से जब बात करते हैं, स्पेशली द फिल्म मेकर्स, द प्रोड्यूसर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस हैं येस, बट अब क्योंकि इंटरनेट
के वर्ल्ड में कम बजट में भी बहुत बढ़िया कंटेंट भी आ रहा है, तो बड़े पर्दे की मूवीज़ और जो छोटे बजट में बढ़िया कंटेंट क्रिएट करके अच्छी रेकिंग करना, मतलब अभी 100 करोड़ वाला सब क्लब में पहुंच ही जाते हैं आसानी से। तो इंडस्ट्री का पोटेंशियल जिस तरह से है, आपसे क्या उम्मीद रखती है ये इंडस्ट्री एज अ मिनिस्ट्री, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन सर? टैक्सेशन स्पेशली फिल्म्स के बारे में तो अब तो जब से जीएसटी आया तो ये काफ़ी कुछ जो है नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज हो गया, क्योंकि पहले एंटरटेनमेंट टैक्स जो है हर राज्य की परिधि में था, और मैं तो मुंबई में रहता था तो मुंबई के टिकट ऑलमोस्ट दिल्ली से दुगने होते थे। बिल्कुल, अभी भी है सर। पर अब जब से जीएसटी आया तो उसमें फ़र्क पड़ गया है। अब केवल म्यूनिसिपल लेवल पर टैक्सेस लग सकते हैं, जो कि बहुत राज्यों में अब नहीं है, कुछ ही राज्यों ने लगाए हैं। तो अब जो है कम से कम इसमें रैशनलाइजेशन हुआ है। और बाकी तो ऐसा कोई अभी बहुत इंडस्ट्री की डिमांड भी ऐसी नहीं दिखती मेरे को, क्योंकि जो इक्विपमेंट है उसके अंदर कस्टम ड्यूटी वगैरह भी काफ़ी रैशनलाइज हुई है, जो कि आपको एवीजीसी सेक्टर वगैरह में जैसे हाई एंड कंप्यूटर्स लगते हैं वो भी काफ़ी रैशनलाइज्ड है। और जीएसटी वगैरह पे कुछ मुद्दे हैं तो उसको हम अलग से देखेंगे इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके, वो चर्चा होगी और उस पर बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ समय देने के लिए, थैंक यू, बात करने के लिए। थैंक यू।